जबरदस्त शुरुआत हुई है इंग्लैंड की पाकिस्तान के बड़े स्कोर के जवाब में। जैक क्रॉली ने एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है दिन के आखिरी 20 ओवर्स में 64 बॉल 64 और सही मोमेंटम सेट किया है इंग्लैंड के लिए, जिनके लिए बहुत जरूरी है कि कल के पूरे दिन वो बैटिंग करे। अगर वो कल वो पूरे दिन बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस गेम को सेव कर लेंगे, अपनी तरफ से सिक्योर कर लेंगे कि शायद अब उनका हारना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी लंबी बैटिंग की, डिक्लेरेशन नहीं दिया। 556 रन्स बनाए पाकिस्तान ने, लेकिन इसमें साउद शकील ने क्या काम किया उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे थे वो सबकी समझ के बाहर है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी उनको बहुत गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि शायद ये बहुत ही सेल्फिश नॉक था। वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं ये कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 177 बॉल्स पे उन्होंने 82 रन्स बनाए, उसी पिच पर जहां सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज में शान मसूद ने 151 बनाए। आप इमेजिन करो, सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज ली है उन्होंने और 45 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। जहां पर एक टीम 328 फॉर 4 है वहां पर वो डोमिनेट करती है, लेकिन यहां पर भाई साहब ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे 328 फॉर 4 नहीं 128 फॉर 4 है, और किसी तरह इन्हें अकेले 250-300 तक पहुंचाना है। एग्जैक्टली उनका पर्पस क्या था? या तो वो अपनी 100 के लिए खेल रहे थे, या मुझे नहीं समझ में आता कि वो उनको क्या प्लान दिया गया था टीम से, क्योंकि उनका गेम प्लान जो था वो बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया, उसके अगेंस्ट गया। पहले सेशन में आप इमेजिन कर सकते हो सिर्फ 69 रन बने पूरे 2 घंटे में 26 ओवर्स में, यानी जस्ट ओवर 2.5 रन पर ओवर से बैटिंग हुई है। जहां पे कल हमने देखा कि 4.5-5 रन से बैटिंग हो रही थी और इंग्लैंड ने भी 4.5-5 के रन रेट से बैटिंग की है। तो साउथ शकील को हो क्या गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिच में कोई सुबह बहुत ज्यादा स्विंग थी या कुछ था, ठीक है, न्यू बॉल थी, सेकंड न्यू बॉल, पहले आधे 1 घंटे तक समझ में आता है, लेकिन साउथ शकील ऐसी बैटिंग अगले सेशन में भी पूरे टाइम करते रह गए। आप इमेजिन कर सकते हो कि सलमान अली आगा जो उनके बाद आए थे वो टेल के साथ खेल के 100 बना के चले गए, लेकिन साउथ शकील ने बहुत टाइम कंज्यूम किया और कोई खास इंटेंट नहीं दिखा उनकी बैटिंग में, जिससे ऐसा लग रहा हो कि वो पाकिस्तान जीतना चाहती है। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रॉ मान के चल रहे हैं। साउथ शकील के साथ नसीम शाह आए थे बैटिंग करने कल में 328 फॉर 4 के बाद, और इन दोनों ने पहले सेशन में बहुत ही वाहियात किस्म की बैटिंग की। दोनों सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग कर रहे थे, शेल में थे। नसीम शाह का कुछ हद तक समझ में भी आता है, क्योंकि वो एक बॉलर हैं तो ऑफकोर्स उनके पास बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया था कि अब शायद नसीम शाह को थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेना चाहिए। इवेंचुअली जब स्पिनर्स आए तो नसीम शाह ने 2-3 छक्के मारे, लेकिन फिर वो आउट हो गए फास्ट बॉलर की बॉल पे लेग स्लिप में। 81 बॉल्स पे 33 बनाए उन्होंने 3 छक्के मारने के बावजूद। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि नसीम शाह ने भी कितनी स्लो बैटिंग की थी। 81 बॉल्स 33, जिसमें 3 छक्के शामिल है। तो इन दोनों ने पहला सेशन पूरा बर्बाद किया। रिजवान जब बैटिंग करने आए तो वो एक प्रेशर में थे, 8-10 बॉल डॉट खेली और फिर सीधा 0 बनाकर एक मिड ऑफ पे कैच दे दिया। वहां से इंग्लैंड की थोड़ी बहुत वापसी हुई, क्योंकि पहले सेशन में तो ऐसा लग रहा था कि विकेट ही नहीं गिरेगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने रन्स बहुत कम बनाए थे और फिर 2 विकेट सेशन के एंड में मिल गए, तो फिर इंग्लैंड को एक होप दिखी, क्योंकि 400 से अंदर 6 विकेट गिर गए थे और इस तरीके के पिच पे 400 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन वहां आए आगा सलमान, और आगा सलमान ने जबरदस्त बैटिंग की। उन्होंने बैटिंग की इंटेंट के साथ, उनमें एक अग्रेशन दिखा, उन्होंने काउंटर अटैक किया और अपनी तीसरी टेस्ट सेंचुरी पूरी की। 119 बॉलों पे 104 रन बना के वो नॉट आउट रहे, और दूसरे एंड से पहले साउथ शकील आउट हुए, और साउथ शकील के आउट होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने काफी देर तक इनका साथ दिया, 26 रन बनाए, और फिर इवेंचुअली बाकी टेल, आमिर जमाल और अबरार को एक खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन नहीं दिया। वो 556 तक बैटिंग करते रहे। आपको याद दिला दो कि पिछले महीने 450 के स्कोर पे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डिक्लेयर किया था और वो मैच हार गए थे। तो इस बार पाकिस्तान डिक्लेरेशन देने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, 556 तक बैटिंग किया। लेकिन मैं आपको एक फेज बताता हूं, कल जब शान मसूद डिसमिस हुए तो 62 ओवर्स में 262 रन थे। उसके बाद बाबर और साउथ शकील और फिर नसीम शाह और साउथ शकील, इन लोगों ने मिलकर 47 ओवर्स बैटिंग किए और उस 47 ओवर्स में सिर्फ 130 रन आए।
मतलब पहले 62 ओवर्स में पाकिस्तान का रन रेट 4.5 से भी ऊपर था, और अगले 47-48 ओवर जिसमें साउद शकील, बाबर आजम, नसीम शाह ने बैटिंग की, रन रेट 3 का भी नहीं था। इस तरीके के पिच पे अगर आप इतनी स्लो बैटिंग करते हो तो इसका क्लियर मतलब है कि आप आज के मॉडर्न गेम के हिसाब से इक्विप नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। एनीवेज 556 का स्कोर, इंग्लैंड की बॉलिंग, मतलब अब इस पिच पे बॉलर्स को क्या ही जज किया जाए, मगर जैक लीच ने 3 विकेट लिए और शोएब बशीर तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। उनसे तो बॉलिंग ही नहीं हो रही थी, ना तो कोई चांसेस क्रिएट कर रहे थे। जैक लीच एटलीस्ट कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी कर रहे थे, और बाकी फास्ट बॉलर्स ने हीट में जितनी अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते थे दिया। लेकिन आखिरी विकेट इंग्लैंड को काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि जो रूट जो बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने एक तेज बाउंसर फेंका अबरार अहमद को, जो अबरार अहमद ने सरप्राइज वे में कट कर दिया और स्लिप में खड़े बेन डकेट की थंब के टिप पे वो बॉल बिल्कुल तेजी से आके लगी, जिससे उनका थंब डिसलोकेट हो गया है। कैच तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त उन्होंने सिग्नल कर दिया था ड्रेसिंग रूम में कि उन्हें शायद मेडिकल अटेंशन चाहिए, और दिन के अंत तक वो थंब के ऊपर ड्रेसिंग करके बैठे थे। अब उनके एक्सरे रिपोर्ट में क्या होता है ये शायद हमें कल पता चलेगा, लेकिन इसका नुकसान हुआ इंग्लैंड को, क्योंकि ओपनिंग करने आना पड़ा ओली पोप कैप्टन को, जो कि सडनली ये आखिरी विकेट में ये हुआ था। इतना भी टाइम नहीं मिला कि इंग्लैंड कुछ और तैयारी कर सके, और ओली पोप अनफॉर्चुनेट रहे। नसीम शाह की एक शॉर्ट बॉल को उन्होंने अच्छा पुल मारा था, लेकिन आमिर जमाल ने एक स्टनिंग वन हैंडेड कैच पकड़ लिया, और उसकी वजह से ओली पोप 0 पे आउट हो गए। मगर जैक क्रॉली ने उसके बाद जबरदस्त अग्रेसिव बैटिंग की। पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे ही टूथलेस है। शाहीन शाह अफरीदी 130 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह 135-136 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे। आमिर जमाल भी कोई असर नहीं दिखा, और अबरार अहमद को तो जो 3-4 ओवर बॉलिंग की काफी अटैक हुआ। 96 रन तेजी से जोड़ लिए इंग्लैंड ने 20 ओवर में, 64 नॉट आउट। जैक क्रॉली और जो रूट 32 नॉट आउट हैं, लेकिन इंग्लैंड को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर बहुत ही बड़ा है। 556 इज अ ह्यूज स्कोर, और अगर बेन डकेट बैटिंग करने नहीं आते हैं तो इंग्लैंड के लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था कि इंग्लैंड की बैटिंग काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। जो रूट और जैक क्रॉली जो भी बैटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हैरी ब्रुक हैं, और उसके बाद जेमी स्मिथ है जो पहली बार अवे फ्रॉम होम कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। काफी लंबी टेल है, क्योंकि क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कार्स, ये दोनों ऑलराउंडर्स, और साथ में गस एटकिंसन, ये तीनों को एज आप समझ सकते हो बॉलिंग ऑलराउंडर 7-8-9 पे खिलाया जा रहा था, जो अब 6-7-8 हो जाएंगे अगर बेन डकेट बैटिंग नहीं करते हैं। मतलब 4 विकेट गिरते ही क्रिस वोक्स बैटिंग करने आ जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि इंग्लैंड इज 1 बैट्समैन शॉर्ट ऑलरेडी इन देयर प्लेइंग 11, और बेन डकेट चले जाते हैं तो दे वुड बी 2 बैट्समैन शॉर्ट। और 556 के टोटल में अगर आप 300 पे भी ऑल आउट होते हो तो देन यू हैव अ ह्यूज डेफिसिट। इसलिए बेसबॉल क्रिकेट खेलते हुए भी इंग्लैंड को ये इंश्योर करना होगा कि पहले वो एटलीस्ट 300 350 रन पहुंच जाएं, जिसके लिए एटलीस्ट पहले 2 सेशन में इंग्लैंड को ये इंश्योर करना है कि जो 2 सेट बैट्समैन हैं, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ, ये मिलकर यही 4 बैट्समैन पहले 2 सेशन बैटिंग करे। और अगर इंग्लैंड अपनी नेचुरल स्टाइल में बैटिंग करती है तो 2 सेशन में वो बड़े आराम से 200 रन निकाल लेंगे, और उसके बाद मे बी अगर आखिरी सेशन में एक बार वो 300 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद थोड़ा और अग्रेसिव खेलना है तो खेलें, लेकिन दे हैव टू बी केयरफुल एंड कीप एन आई ऑन बेन डकेट्स इंजरी, कि वो इस मैच में फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। पिच ऑलरेडी समझ में आ गया है कि इट वाज करेक्टली आइडेंटिफाइड एज अ ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स, और कल का दिन बेसिकली डिसाइड कर सकता है इस मैच का फेट। अगर कल इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है तो पाकिस्तान है बस चांस, लेकिन अगर कल इंग्लैंड पूरा दिन खेल लेती है तो इस मैच में रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कल का दिन क्या होता है इस टेस्ट मैच का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मूविंग डे ऑफ द टेस्ट मैच। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।